फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी यूट्यूब पर ग्रामीण परिवेश की पहली क्लास है, तो जिसे हम पीडीएफ के ज़रिए करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आज हमें पढ़ना क्या है कि राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व विभाग में कौन कौन से विभाग आते हैं, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कलेक्टर और हमारे नायब तहसीलदार इनके क्या कार्य होते हैं। तो आपको पता है कि 3 से 4 नंबर लेखपाल स्पेशल में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 10 से 12 क्लासों में ये कवर होगा, जिसमें पूरा राजस्व विभाग के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को रेगुलर देखें और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राजस्व विभाग। ठीक है, तो राजस्व विभाग में 5 विभाग आते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग में 5 विभाग आते हैं। नंबर 1 होता है क्या, राजस्व परिषद। दूसरा होता है चकबंदी आयुक्त। तीसरा होता है राहत आयुक्त। चौथा होता है निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश। 5वां होता है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये 5 विभाग आते हैं इसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत। अब हमें 5 विभागों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका, राजस्व परिषद। हमें आज इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजस्व परिषद। राजस्व परिषद क्या होती है? राजस्व परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कब 1831 में कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, जो इस समय वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, उसको भी ध्यान रखना कि इन 5 विभागों का जो मुख्यालय राजधानी है वो लखनऊ में इनका मुख्यालय है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया राजस्व परिषद का मुख्यालय और राहत आयोग का मुख्यालय, तो आपको तुरंत लखनऊ पे टिक लगा देना है। लेकिन सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है राजस्व परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सन 1831 में इलाहाबाद में हुई। तो इलाहाबाद में उस समय हुई थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या राजस्व परिषद है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी। अब मालगुजारी वर्ड ऐसे कुछ टर्म हैं जो लेखपाल और इनसे रिलेटेड होते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या है, इसे सर राजस्व कहा जाता है, रेवेन्यू। ठीक है, तो याद रखना कि मालगुजारी जब भी वर्ड हो तो वो समझ जाएंगे हम लोग क्या है, वो राजस्व है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये विकल्प बनता है कि राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा क्या? राजस्व परिषद। आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। तो राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति ही सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट्स भी करते चलें, और जिसको मैंने हेडलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, उन पे वो क्वेश्चंस बने हैं पेपरों में, तो उनको भी आपको देखते चलना है। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो रिपीट नहीं हो, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो हम जब राजस्व परिषद के बारे में 10 से 12 पॉइंट हैं, तो आप अगर 10 से 12 पॉइंट दिन में 2 या 3 बार आप देख लें, फिर आपको उसको दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और अगर आप 2-4 दिन लग के देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आएगा सर कि अभी आप बताए थे लखनऊ में है और आप कह रहे हो अभी इलाहाबाद में है, तो ये पॉइंट राजस्व परिषद को जब हम न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट देंगे, वहाँ आपको इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी आपके लिए बस इतना याद रखना है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। सब प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया कब? स्वतंत्रता के बाद। तो अब है प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया। ठीक है, प्रशासनिक शाखा को कहाँ ले जाया गया? लखनऊ। और न्यायिक शाखा को कहाँ ले जाया गया? इलाहाबाद। तो यहाँ पे अब देखो गौर से में क्या समझना है, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक शाखा की जो मुख्यालय है वो कहाँ है, प्रशासनिक शाखा का तो लखनऊ है, और अगर न्यायिक शाखा का पूछा जाए तो इलाहाबाद हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक अध्यक्ष और 7, याद रखना 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो देखो, एक जो राजस्व परिषद होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें 1 अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं।
इस चीज़ को याद रखना। टोटल देखा जाए तो 7, 2, 9 और 1 10 लोगों का ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडल आयुक्त होता है, और मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। तो सर मंडल आयुक्त कौन होता है? जैसे कि हम कहें इसकी सर जो तहसीलें होती हैं, तहसीलें मिलकर क्या बनाती हैं सर? एक जिला बनाती हैं, और जिला जब आपस में मिलते हैं तो एक मंडल बनाते हैं। तो यही मंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे मंडल आयुक्त कहा जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडल आयुक्त और डीएम और उनसे समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। याद रखना राजस्व परिषद में क्या क्या आता है? मंडल आयुक्त टॉप पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग राजस्व परिषद के भाग देखते हैं। राजस्व परिषद के भाग, तो राजस्व परिषद के 2 भाग होते हैं। राजस्व परिषद के 2 भाग अभी हमने देखा, जो प्रशासनिक है और न्यायिक है। इनकी हमने दोनों की राजधानी बताई हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक गोला भरे हैं, तो आप अपने माइंड में क्लिक करके यहाँ पे भरना कि मैंने यहाँ पे पीछे क्या पढ़ा है कि प्रशासनिक अधिकारी की जो मुख्यालय वो कहाँ है और न्यायिक राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव। भू अभिलेख कौन से होते हैं? जो दस्तावेज होते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। भू अभिलेख कौन से होते हैं? खतरा कथौनी, लेखपाल का काम, ये सारी लाइन से देखेंगे। लाइन से देखते जाएं, आप नोट्स बनाते जाएं और आप उसको 1 से 2 बार रिवाइज करें, और फाइनली पेपर आते समय आप इसको बस आपको रिवाइज करते चले जाना है। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा सिलेबस आपको याद हो जाएगा। और अगर आप एक लेखपाल की नज़र से ना देख के आप एक खुद को लेखपाल समझ के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको समझ भी आएगी। अगर आप एक स्टूडेंट की तरह देखेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा नर्वस फील होगी और आप समझने में और याद करने में कठिनाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी एवं अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि राजस्व परिषद का काम क्या है, तो आप कहोगे सर प्रशासनिक कार्यों में अगर देखा जाए तो सर बंदोबस्त, भू अभिलेखों का जो सर रखरखाव होता है, मालगुजारी एवं अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। ये सब किस में आते हैं? राजस्व परिषद के अंदर। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक कार्यों में ये हमने देखा, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि सर 2 आते हैं, एक प्रशासनिक होता है और एक न्यायिक होता है। तो प्रशासनिक के अंदर क्या क्या आता है कि सर बंदोबस्त आता है, भू अभिलेखों की रखरखाव आता है, मालगुजारी एवं उनकी देयों से वसूली। ठीक है, अगर अब न्यायिक में देखा जाए, न्याय में क्या होता है कि न्यायिक जो राजस्व परिषद है उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पुनर्वलोकन आदि आते हैं। याद रखना, अपीलीय, निगरानी, कोई शिकायत करता है तो उस चीज़ को न्याय दिलाने के लिए कोई भी अपने ज़मीनी हक के लिए राजस्व न्यायिक जो न्यायालय होता है ना उसमें जाता है। तो दोनों के अलग अलग वर्ग हैं। तो इसी तरह हम अभी पढ़ेंगे कि एक होता है एसडीएम और एक होता है एडीएम। तो दोनों के कहाँ किस तरह से इनके वर्ग हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इसमें क्या पढ़ना है? इसके लिए मंडल आयुक्त को सहयोग देने के लिए एक अपर मंडल आयुक्त होता है। मतलब एक मंडल आयुक्त होता है सबसे टॉप पे, और मंडल आयुक्त के नीचे एक क्या होता है? अपर मंडल आयुक्त होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो मंडल आयुक्त है ना उससे एक छोटा, जैसे एक डीएम होता है जिला में टॉप, और उसको सहायता करने के लिए एक एसडीएम या एडीएम होते हैं। इसी तरह जिला से ऊपर क्या होता है? मंडल। तो मंडलों का जो टॉप अधिकारी होता है तो उस मंडलायुक्त कहेंगे, और उससे जो छोटा होगा तो उसे कहेंगे हम क्या? अपर मंडल आयुक्त। यहाँ पे उनके वर्ग क्या हैं ये हमें एक ही दिन में नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा करके हर एक चैप्टर वाइज इसको सीखते चले जाना है। तो हमारा आज का टॉपिक सिर्फ राजस्व परिषद है। फिर राजस्व परिषद के अंदर उनकी संरचना देखेंगे और संरचना से आपको पूरा समझ में आएगा। और जो हमने संरचना है वो हमारे इस वीडियो के सबसे लास्ट में बनी हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो लेखपाल की स्थिति है वो कहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी, एडीएम, उप जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। तो जिलाधिकारी के अंतर्गत मतलब जिलाधिकारी, जिला में टॉप होता है जिलाधिकारी, उससे नीचे कौन होता है? अपर जिलाधिकारी, एडीएम और एसडीएम। ये दोनों कैसे हो गए? तो इसको थोड़ी सी आगे देखेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि सर ये दोनों अलग अलग पद नहीं है, ये एक ही पद होता है, जो या तो उसे एसडीएम कहेंगे या एडीएम कहेंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पे कहेंगे तो हम वही चीज़ देख रहे हैं कि राजस्व में एक होता है सर प्रशासनिक और एक होता है क्या? न्यायिक। तो यही वर्ड है कि एक में एडीएम काम करेगा और एक में एसडीएम रहते काम करेगा। क्लियर? व्यक्ति एक ही होगा, पद एक ही होगा, लेकिन उनके जो नाम होंगे, या उन्हें एसडीएम कहाँ पे कहा जाता है, एडीएम कहाँ पे कहा जाता है, यही आपके लेवल के क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर?
तो कह सकते हैं जिलाधिकारी के नीचे कौन कौन आता है, एडीएम आता है, एसडीएम आता है, ये कीवर्ड है, तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार आता है, राजस्व निरीक्षक। इससे दूसरी भाषा में एक बार क्वेश्चन आता है कि कानून गो का दूसरा नाम क्या है, या कानून गो को और अन्य नाम से जानते हैं राजस्व निरीक्षक, तो इसे कानून गो कहा जाता है। कानून गो से नीचे आता है लेखपाल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्व परिषद, राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख प्रक्रियाएं भी आती हैं। जो सर्वेक्षण होते हैं, अभिलेख प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये सब किस में आती हैं, राजस्व परिषद में आती हैं। ठीक है, यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो विकल्प मैंने अंडरलाइन कर किए हैं उनके तो बल्कि भैया आप लोग नोट्स करते जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स की हुई चीज़ कभी नहीं भूलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। देखना, प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। कौन, राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य। ठीक है, आगे है राजस्व परिषद के जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। आप ये याद रखना कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में राजस्व के बाद हम जो पांचों इनके जो विभाग हैं उनको पहले क्लियर करेंगे। बस एक चकबंदी वाला छोड़ देंगे, क्योंकि चकबंदी हमारा लेखपाल में नहीं आना है, वो राजस्व में आना है। हमारा राजस्व का पेपर है, तो राजस्व में जो आएगा वो पढ़ाएंगे हम, ये नहीं कि हम सभी पढ़ा दें। तो इसमें हम लास्ट में 600 क्वेश्चन का एक टेस्ट कराएंगे। तो आप इन पूरी सीट जब पढ़ लेंगे तभी आप उन 600 क्वेश्चंस का सीट लगा पाएंगे। नहीं तो वही हाल है, ऐसे तो यूट्यूबों पे कई एमसीक्यू करके टीचर करा भी रहे हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं। लेकिन आपके जब तक इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको वो टिक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंदर राजस्ववादों का निस्तारण करते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्ववादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सदस्यों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं बना है, तो आप इसको भी इग्नोर कर दें तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद की संरचना। राजस्व परिषद की संरचना, चलिए अब देख लीजिए राजस्व परिषद की संरचना। तो अभी हमने बताया था राजस्व परिषद की संरचना में कि सर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सर अध्यक्ष आता है। सबसे पहले क्या आता है सर, अध्यक्ष आता है, और 2 प्रशासनिक सदस्य आते हैं जिनका मुख्यालय अभी आप देखो याद कर लो लखनऊ है, और 7 न्यायिक सदस्य आते हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। इसका इलाहाबाद है, उसका लखनऊ है। इसके बाद क्या होता है, सभी को पता है कि जो न्यायिक सदस्य है, या मैं कह सकता हूँ इसके नीचे क्या होता है, मंडलायुक्त आता है। तो यहाँ भी मंडलायुक्त होगा, है ना। इसके बाद मंडलायुक्त के नीचे क्या आता है, अपर मंडलायुक्त आता है, मंडलायुक्त की सहायतार्थ, इसको भी इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या आता है सर, जिलाधिकारी आता है, मतलब डीएम आते हैं। फिर क्या आते हैं, एसडीएम आते हैं, अपर जिलाधिकारी की सहायतार्थ। ठीक है, इसके बाद उप जिलाधिकारी आते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है, तहसीलदार आता है, फिर इसका नायब तहसीलदार आता है, और इसके बाद इसको देखो मैंने पेन से भी लिखा है कि राजस्व निरीक्षक आता है और कानून को, और फिर क्या आता है, लेखपाल। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सभी में सबसे जो छोटा पद माना गया है वो लेखपाल को ही माना गया है। तो हमारी तैयारी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि हम जो लेखपाल है वो अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं, कानून को कानून किसे करता है, नायब को, नायब किसे करता है, तहसीलदार को, फिर ये किसको करता है, एसडीएम को, फिर करता है डीएम, और डीएम करते हैं किसको, मंडलायुक्त को। तो कभी कभी रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेखपाल अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं, या किसको मतलब आप जो लेखपाल होता है उसके ऊपर कौन सा पद होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कौन हो जाएगा, कानून को। इसके बाद हम देखते हैं राजस्व विभाग के अन्य कार्य। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को मैंने क्या किया, टिक किया हुआ है। तो आप उसको फोकस करना, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि तहसीलदार राजस्व विभाग का जो कार्य है ना, उसमें जो तहसीलदार है वो है मुख्य। तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं, या उसे किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। बात आ रही होगी सर ये राजस्व क्या है, जो पैसा है ये राजस्व कर है, ये क्या है। इस पर हम एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार का राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और किस तरह का रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, लेकिन हमें अभी बस इतना समझना है कि राजस्व एक क्या है, एक प्रकार का कर है, या एक प्रकार की ऐसी आमदनी जो सरकार को प्राप्त होती है।
होती किससे? हम ही लोगों से। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि राजस्व विभाग के अन्य कार्यों में कि जो तहसीलदार है इस कार्य को स्वयं कर सकता है, या जो अपने से नीचे है नायब तहसीलदार उसको भेज के ये काम करवा सकता है। तहसीलदार का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में होता है। मुख्यतः कहा गया है कि तहसीलदार का जो मेन पद है वो कहाँ है? पूर्वी जिलों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी गई है। अगला है भूमि के हक। भूमि के हक, देखो यहाँ पे हक वाला वर्ड है, ये चीज़ यही लाइन बनती है। भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद विवाद उप जिलाधिकारी एसडीएम के पास जाते हैं। तो यही चीज़ याद रखना कि किसके पास जाते हैं? एसडीएम के पास। भूमि का हक लेना अगर कोई वाद विवाद है तो आप एसडीएम के पास जाएंगे। यहाँ पे एडीएम नहीं आया, बर्ड लेकिन एक ही चीज़ है, उप जिलाधिकारी। क्लियर? आगे है उप जिलाधिकारी। ये देखो मैंने कहा ना, ये देखो स्टार पॉइंट है, तो इसको याद रख लो, ये पेपर में बन सकता है कि उप जिलाधिकारी जिसे एसडीएम कहा जाता है वो ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों की निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? वहाँ पे विकल्प होगा, जो ग्राम पंचायत है तो तुरंत आप लेखपाल लगा दोगे, जबकि नहीं, लेखपाल आपका ये सारे काम नहीं करते हैं। कौन करते हैं? आप कहेंगे एसडीएम। यही पेपर में मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा था उसमें एसडीएम, तो वहाँ पे आप तहसीलदार नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप कलरफुल पेन से भी लिखें तो अच्छा रहेगा, तो इस पर आप हाईलाइट कर रहे हैं जिससे कि पता रहे कि ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा एसडीएम। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। इनके द्वारा जो पारित आदेश हैं उनके विरुद्ध जिला जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनके न्यायालय में उसकी अपील होती है। अगला पॉइंट क्या है? राजस्व अधिकारियों को, जो राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किससे दिया गया है? इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर होता है। ठीक है, शांति व्यवस्था। एक क्वेश्चन अभी पूछा जाता है अतिक्रमण वाला, तो अतिक्रमण वाला तो इसमें शायद मैंने नहीं डाला है, लेकिन आगे मिलेगा, आगे जो लगातार वीडियो चलेंगी तो वहाँ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसे दिया गया? जिलाधिकारी डीएम को दिया गया। ये हम लोगों को पता है, हाल ही में लॉकडाउन चलते हुए सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो सूचना है वो सभी डीएमओ तक पहुँचाई थी हर जिला के, कि आपके यहाँ जिस तरह का जो कोरोना को लेके संक्रमण फैला हुआ है उसको लेके आप अपनी रिपोर्ट पेश करें मंडलायुक्त को और बताएं कि उसे किस जोन में रखा जाएगा। तो जो हमारे अपने जिला जालौन के जो डीएम जी है ना, तो उन्होंने बहुत हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया है, तो हम लोग खूब आराम से घूम फिर रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी जिले में और मंडल आयुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक ना, जिलाधिकारी जिले में, मंडल आयुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जिले में शासन का प्रतिनिधि कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएम। तो जिले में टॉप पे कौन होता है? डीएम। और जिलों के टॉप पे कौन होता है? मतलब जिले मिला के जो मंडल बनता है उसका कौन होता है? मंडल आयुक्त। चलिए अगला है उप जिलाधिकारी एसडीएम। वो कौन होते हैं? जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि शासन के प्रतिनिधि के रूप में कौन करता है, तो जिलाधिकारी, और अगर यही पूछ दे कि जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कौन करता है, तो आंसर हो जाता है एसडीएम। तो यहाँ तक हमारी आज की जो क्लास थी वो हमने देखी कि राजस्व परिषद क्या होता है, राजस्व परिषद में कौन कौन से विभाग आते हैं, और राजस्व परिषद किस प्रकार का बना है, कितने सदस्यों की ग्रुप है, और इसमें किस पद के बाद कौन सा पद आता है, और हमारे लेखपाल का पद कहाँ पे है। और हमने यहाँ पे देखे कि उनका राजस्व परिषद के क्या क्या कार्य हैं। अब कल का हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि मंडल आयुक्त क्या होता है, मंडल आयुक्त के कार्य क्या होते हैं, और जिलाधिकारी के कार्य क्या होते हैं, एसडीएम के कार्य क्या होते हैं, फिर देखेंगे तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं, फिर लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, और देखेंगे कौन कौन से अनुभाग में इन्हें रखा गया है, कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। तो हम इसको लाइन से देखेंगे, और ये वीडियो इस तरह से आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि और अगर यूट्यूब चैनलों पर देख लीजिए आप, तो इस तरह का सिलेबस आपको और इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं ना? ठीक, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर हाँ आपको ये PDF चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि हाँ सर मुझे PDF चाहिए है। तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा उससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।